के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इस चरण में जिस तरह से वोटिंग कम हुई है उसने सियासी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस घटे हुए वोटिंग परसेंटेज को कैसे देखा जाए। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार वोटर के मन में चल क्या रहा है, वोटिंग के परसेंटेज में सियासी पार्टियों के लिए क्या पैगाम है। सवाल यह भी है कि दंगल 4 में आखिरकार किसका दांव चलेगा। यानी आज जो चौथे चरण का मतदान हुआ है 8 राज्यों की 71 सीटों पर, इन सीटों पर बाजी कौन मारेगा, क्योंकि 2014 चुनाव के नतीजों की अगर बातचीत कर ले तो इन 71 सीटों में से 56 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। तो इन 56 सीटों को क्या एनडीए बचा पाएगा, यह उसके सामने चुनौती है। और उसके साथ ही कांग्रेस के सामने यह चुनौती जरूर है कि पिछली बार उसका जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर नहीं रहा था, तो क्या उसका प्रदर्शन बेहतर रह पाएगा, इस बात की भी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी। 8 में से 6 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था, तो क्या इन 6 राज्यों में जहां 2014 के चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, तो क्या वहां पर कांग्रेस वापसी कर पाएगी, इस बात की चुनौती जाहिर सी बात है कांग्रेस के सामने। मतदान का ग्राफ की अगर हम बातचीत कर लें, दूसरे चरण की बातचीत कर लें, 95 सीटों पर मतदान हुआ था, क्या कुछ परसेंटेज आता वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तीसरे चरण में 117 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें भी पोलिंग जो परसेंट है वो बेहतर रहा था। पहले चरण में 91 सीटों पर 69 करीब 70 के आसपास, और 95 सीटों पर दूसरे चरण में इसमें भी करीब 69 के आसपास पोलिंग परसेंट, यानी पहले 2014 की तुलना में पोलिंग जो परसेंट है वो कमोबेश ठीक रहा था तीसरे चरण को अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन चौथे चरण में पोलिंग परसेंटेज में जबरदस्त गिरावट सामने आई है। आखिरकार इसका मतलब क्या माना जाए, इस बात को लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पोलिंग परसेंट को लेकर जो आखिरी जानकारी है हमारे पास वो क्या क्या है। पोलिंग परसेंट को लेकर अलग अलग राज्यों में 71 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे तक, 8 राज्यों में जो अभी तक जानकारी है करीब 69.08% मतदान की खबर है। और जो अलग अलग दिन भर तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें बहुत उत्साहजनक नहीं रही हैं। अलग अलग जगहों पर पोलिंग परसेंटेज में जबरदस्त गिरावट सामने आई है, और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनको कैसे लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से जो आज तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें भी बेहतर नहीं रही, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं रही। चुनावी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। आसनसोल और बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। आसनसोल में तो हालात संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ा। वहीं पर सियासत भी गर्म हो गई है। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर गड़बड़ी फैलाने और सरकारी साधनों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल से तस्वीरें। हालांकि इस बीच एक दूसरा पहलू यह भी रहा है कि पश्चिम बंगाल से जो चुनाव वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो जानकारी है वो बेहतर जानकारी है। पोलिंग परसेंटेज वहां पर ठीक रहा है, लेकिन अब तक के सारे चारों चरणों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। आज आरोप यह लगा कि बाबुल सुप्रियो की गाड़ी रोकी गई, उनकी कार का शीशा तोड़ा गया, टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लाठियां तक चली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा दें। नवीन कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर आर बालाशंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले एक कमेंट दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि चुनौती आपके सामने बड़ी है। 71 सीटों पर एनडीए ने 2014 में 56 सीटें जीती थी, पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं। क्या यह माना जाए कि उदासीनता है मौजूदा सरकार को लेकर? जिस प्रकार से आपने कहा, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में स्वाभाविक तौर पर थोड़ा कम मतदान रहा है। वहां तो एक ही सीट पे, लेकिन दूसरे चरण का। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी और उसके साथी जो क्रूरता कर रहे हैं वहां की जनता के साथ, निर्दोषों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी परिणति है कि वहां पे जो लोग निकल करके मतदान करने से रोक रहे हैं, बूथ के पास बम फेंक रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं, उसके बावजूद जो प्रकार से लोग निकल करके आ रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया निश्चित है। और तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए हैं उसका जवाब जनता बैलेट से देने वाली है। जहां तक बात है 8 सीटों में उत्तर प्रदेश की और या फिर राजस्थान की, राजस्थान में भी आपको याद होगा कि अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे बहुत अधिक, इससे अधिक मतदान हुआ था। और उसमें कांग्रेस ने बड़ा नैरेटिव बेचा था कि भाई हम जो है किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, 10 लाख रोजगार हर महीने देंगे, 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे ऐसे ना जाने कितने लफाजी इन्होंने की थी, उसको जनता के सामने आई। वो लोग इनसे क्षुब्ध है। स्पष्ट रूप से इन 71 सीटों के मतदान में
मैं कह सकता हूं चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कंप्लीट आगे बहुमत की तरफ लगातार बढ़ रही है। जनता का समर्थन, क्योंकि आपने राजस्थान का जिक्र किया तो एक सवाल उसके बाद मैं सुरेंद्र सिंह राठौर का रुख करूंगा। राजस्थान की 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार आपने सारी 13 जीती थी। राजस्थान में सत्ता बदल गई, आपका एक वोट बैंक उधर भी गया। वोट जो 2014 में जिस तरीके से पिछले चुनाव में, राजस्थान के पिछले चुनाव में जिस तरीके से आपको मिले थे, वो वोट नहीं मिले। तो क्या आपको लगता है कि 13 सीटें इस बार भी जीत लेंगे? वैसे तो राकेश जी, जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है हर बार का, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस रही है, लेकिन जब भी कभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो जो सत्ताधारी पक्ष विपक्ष में आया है उसकी सीटें कभी भी इतनी नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की 95 सीटें आई वहां पर। दूसरी बात, मैं वही कह रहा था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे 10 दिन के भीतर, 24 घंटे में कागज तो जारी कर दिया, पर किसानों के कर्जे माफ नहीं है। जो किसानों के कर्जे माफ करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकला वो तुगलक रोड कांड में सबके सामने आया। 280 300 करोड़ रुपए नकद बरामद हुआ है। तो वहां के लोग परेशान है, दुखी है, उनको ठगा है कांग्रेस ने, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा, बेरोजगारों को ठगा। इसके कारण निश्चित तौर पर मैं कहता हूं पहले तो हमारी एक आध सीट इनकी मध्य प्रदेश के किसी एक राज्य में, छत्तीसगढ़ में कहीं मिली है, लेकिन इस बार वो भी जाने वाली कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। छिंदवाड़ा की सीट थी। हाँ, 100% भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में और कर्नाटका में भी अपने पूरी सीटें लेके आएगी। चलिए, चूंकि आपने आरोप लगा ही दिया है तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। राजपूत जी, आरोप आपने सुन लिए होंगे, उस आरोप का जवाब, और अगर वाकई में जैसा नवीन जी कह रहे हैं, अगर वैसी स्थिति है तो 8 में से 6 राज्यों में 2014 में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था। इस बार क्या स्थिति उससे बेहतर होगी? राकेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर था ना, कितना चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। हम तो जनता जनार्दन के विवेक के ऊपर हैं। हम इस तरीके के न भविष्य वक्ता हैं जैसे आदरणीय नवीन जी हैं, न हम इस तरीके के नजूमी हैं कि भाई सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते रहते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बद से बदतर की ओर चलती चली जा रही है। ये लोग कर्नाटका हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, तेलंगाना हारे, मेघालय हारे, जीते कौन सा? और सारे के सारे उपचुनाव हारे। चाहे राजस्थान का उपचुनाव हो, चाहे बिहार का उपचुनाव हो, चाहे बंगाल का उपचुनाव हो, चाहे कहीं का भी उपचुनाव हो, सारे उपचुनाव हारे। उसके बाद पता नहीं इन लोगों के पास कौन सी घुट्टी है, मुगली घुट्टी है, कौन सी है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिला के रखते हैं। उन्हें सपने में आ जाते हैं कि तृणमूल के 40 सांसद एमएलए हमारे पक्ष में है, कभी कुछ कह देते हैं, पता नहीं क्या खा के बोलते हैं। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संतुलन बिगड़ गया है आसन्न हार के खतरे को देखते हुए। तो ये आज की डेट में अगर आप देखेंगे, राजस्थान हम नहीं कहते कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर बता दें आदरणीय नवीन जी कि हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो आपको याद होगा ना कि किस तरीके से पूरे मेरे ख्याल से 30 सालों में इतना बड़ा कभी किसानों के आंदोलन नहीं हुए इतने नंबर्स में जितने नंबर्स में अब हुए। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा ना कि आप गोरखपुर भी हारे हो उपचुनाव, आप कैराना भी हारे हो उपचुनाव, आप फूलपुर भी हारे हो, आप नूरपुर भी हारे हो। आपको याद तो होगा, ये सारी सीटें आपकी थी, हमारी तो एक भी सीट नहीं थी। तो हम आपको बहुत जिम्मेवारी से बता दें कि आने वाला कल, आज 23 तारीख तक आप कितना भी झूठ छल प्रपंच कर लीजिए, लेकिन 23 तारीख को आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। आप एक अच्छे प्रतिपक्षी हैं, तो उस प्रतिपक्ष की भूमिका जनता आपको देगी, उसका निर्वहन कीजिए। चलिए, एक छोटा सा जवाब आप तो राजपूत जी तय कर दिया कि आप लोग प्रतिपक्ष में जा रहे हैं। बस इतना कहा, कर्नाटका में हम हार गए। कर्नाटका में आपको याद ही नहीं रहा, कांग्रेस के थे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री। नहीं, वो मुगली घुट्टी कौन सी है? और आपकी कांग्रेस की पार्टी वहां पर 30-35 तक भी नहीं पहुंच पाई। हालात देखिए, सशक्ति रह गई। और मुगली घुट्टी की बात कौन सी बताइए तो जरा। समर्थन का पूछ रहा हूँ। दूसरी बात, हाँ, आपने कर्नाटक कह रहे हो, कर्नाटका के अंदर आपकी हालात समझते हैं क्या? आपने उस दल को समर्थन किया जो आपसे 1/3 पर है, और ये आपकी मजबूरी रही है, और हमसे कह रहे हैं हम हार गए। कोई बात नहीं, इतना अहंकार आपके पास है, देश की जनता जान रही है। हमारे पास मुगली गुट्टी जनता के सम्मान, प्यार, हमारे मुगली गुट्टी हमारे लोगों के काम। एक कमेंट में सबसे ले लो बालाशंकर जी से। राजपूत जी आता हूँ, राजपूत जी 1 मिनट आता हूँ, राजपूत जी प्लीज, राजपूत जी आता हूँ मैं। डॉक्टर आर बालाशंकर हमारे साथ हैं। बालाशंकर जी, इस बार के चुनाव में पिछले 3 बार की तरह जिस तरीके से जो उत्साह देखने को मिल रहा था वो तो घट गया है। तो इस घटे वोटिंग परसेंटेज को हम कैसे लें?
सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ? देखिए, अभी तो बोलना मुश्किल है क्योंकि अभी समय है। नहीं, ट्रेंड्स क्या कहते हैं? हाँ, ट्रेंड, लेकिन कितना फर्क आ जाएगा अगर 7 सवा 7 बजे के आसपास तो ऑफिशियल आंकड़े आते हैं? मेरे को नहीं लगता ट्रेंड में कोई ज्यादा फर्क आ गया, क्योंकि इलेक्शन जब से शुरू हुआ तब से जो ट्रेंड जो है बहुत ही क्लियर है। और इलेक्शन के सेंटर स्टेज में तो नरेंद्र मोदी जी है, और जो भी ट्रेंड जो चल रहा है उसको जो है मेरे को लगता है कि एक स्थिर सरकार के लिए, एक सशक्त सरकार के लिए जनता का एक मूड बना हुआ है। और मेरे को ये नजर आ रही है कि मैं कितना भी जगह पर गया, सब जगह एक बात नजर आई कि एक भारत जो है ना एक आगे बढ़ने का एक स्थिति में है, एक बहुत बड़ा प्रगति की तरफ जा रहा है, और देश जो है ना एक शक्ति राष्ट्र बनने के लिए और दुनिया में जो है अपना एक ठीक है, एक जगह बनाने ब्रेक की मजबूरी है सर, एक ब्रेक की मजबूरी है। मैं लौटूंगा लेकिन इसी सवाल के साथ कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम है, तो क्या ये उदासीनता सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी, या फिर जो लोग पहले के वोटर्स थे वही निकले, ज्यादा लोग बाहर नहीं निकले? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये सवाल मैं आप ही के साथ आऊंगा ब्रेक के बाद। मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, नवीन कुमार जी हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, डॉक्टर आर बालाशंकर हैं और उमाकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर बालाशंकर, एक बार फिर से मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि वो सवाल अधूरा रह गया था जवाब। वोटिंग परसेंटेज में गिरावट, क्या इसे उदासीनता माने सरकार के साथ पिछले 5 साल के कामकाज पर, या फिर माने कि यह सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा? मेरे को नहीं लगता सरकार के खिलाफ ऐसा कोई मोड आ गया है, क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन का जो ट्रेंड चला है उस ट्रेंड में ज्यादा परिवर्तन तो आया नहीं है। और दूसरा, विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं लाए जिस वजह से जो है सरकार के खिलाफ ऐसा कोई वातावरण बना हो। और एक चीज तो शुरू से हम देखा कि मुद्दों पर सर राजनीति और चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे कम, ज्यादा शोर तो बाकी मुद्दों को लेकर, धर्म, जाति, ये सब तो शोर ज्यादा सुनाई दिए। नहीं, मगर जिस प्रकार कांग्रेस ने अपना जो है बातों से फड़कते रहा, क्योंकि एक के बाद उन्होंने जो शुरू में जो नैरेटिव किया उसमें से हटके उन्होंने एक जो है ना गाली पर उतरा, उसके बाद जो है लगातार उन्होंने अपना जो है मुद्दा बदलते रहा। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट सर उमाकांत जी आपसे, ये जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, इस बार उत्साह नहीं देखने को मिला, तो क्या ये माने ये उदासीनता है सरकार के 5 साल के कामकाज पर, या फिर माने कि ये सरकार के खिलाफ नहीं जाने वाला है? ये हम पहले भी आपके चैनल में इस बात को हमने दोहराया पिछली बार की, जहां पर वोट परसेंटेज कम हो रहा है उसके कई कारण होते हैं, अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग तथ्य होते हैं उसके पीछे। और ये बात तय है कि इस बार कोई लहर नहीं है, कोई इस तरह से मतदाताओं में उत्साह नहीं है। और कई क्षेत्रों में मैंने देखा कि और रिपोर्ट्स में वहां की कहा गया है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह अलबत्ता कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग काफी तेजी हुई, लेकिन जैसे जैसे धूप और दिन बढ़ा तो लोगों ने इरादा बदल दिया कि नहीं, अब दोपहर के बाद जाएंगे। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि दोपहर बाद शाम तक मतदान अब चूंकि खत्म हो चुका है, फाइनल रिपोर्ट भी आपके पास आ गई है, जो टेली आएगी उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। लेकिन ये निराशाजनक है कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि वोट किसको कितना मिला, लेकिन असली बात यह है कि जो लोग वोट डालने नहीं गए वो उनका वोट डालने न जाना ये मतदान की दिशा को बदल सकता है। बिल्कुल, और लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक भी नहीं है। ये फैक्टर जो है जो वोट डालने नहीं गए उनका फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा ये विकृति इस चुनाव में जहां मतदान, ठीक है, एक और ब्रेक का वक्त है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो नवीन जी का रुख करेंगे और सुरेंद्र सिंह राजपूत का रुख करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं पश्चिम बंगाल से, साथ ही अलग अलग राज्यों से, जो कि बहुत बेहतर तो नहीं है। उन तस्वीरों की चर्चा और उन घटनाओं की चर्चा, क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या कुछ डिटेल है आज की वोटिंग को लेकर, इसके लिए सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी मिशा का। शुक्रिया राकेश। चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही ज्यादातर सीटों पर फैसला और मतदान जनता ने कर दिया है। ये कैंडिडेट्स के लिए मतदान कम है और हम मतदाताओं के लिए हमारे भविष्य का फैसला ज्यादा तय हो रहा है। तो आपको 2014 के संदर्भ में जरूर समझाना चाहेंगे कि जो अभी तक सीटों के लिए चुनाव या मतदान हुए हैं वहां पर 2014 की स्थिति क्या थी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि कंपैरिजन भी हो जाता है कि किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से सिचुएशन थी 2014 में। आपके सामने ग्राफिक्स है, मतदान का ग्राफ क्या था वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे चरण के साथ भी कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से वोट प्रतिशत में बदलाव देखा गया। 2014 में टर्नआउट ज्यादा था तीसरे चरण का। पहले चरण की अगर बात करें तब भी 2014 में वोटर टर्नआउट ज्यादा था पहले चरण में। दूसरे चरण में
क्या सिचुएशन रही 2014 और 2019 के कंपैरिजन में। दूसरे चरण में ज्यादा मतदान इस बार हुआ है और तीसरे चरण में जैसे कि मैंने पहले भी कहा 2014 में 70% था, इस बार घट गया है। तो ये 3 चरण है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत जो है वो फर्क पड़ा है इस बार और 2014 के कंपैरिजन में। हालांकि इसका फायदा किस सरकार को होगा, कौन सरकार बना पाती है, ये 23 मई को पता चल पाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का अंकगणित रहा था 2014 में, क्या वोटिंग परसेंटेज थी और किस तरह से उन्होंने इंपैक्ट किया था। मेरे सामने आपको ग्राफिक दिख रहे होंगे कि बीजेपी सबसे ज्यादा जो 373 सीटों पर जो मतदान हो चुका है 2014 के नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरह सिचुएशन थी इन 373 सीटों पर। सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 166 सीटें थी, कांग्रेस के पास महज 37 थी, एआईएडीएमके के पास सिर्फ 6, बीजेडी के पास 20, शिवसेना के पास 18 और अदर्स के खाते में 96 सीटें चली गई थी। तो ये 373 सीटें 2014 में किस तरह से वोटर टर्नआउट और वोटिंग के बाद सिचुएशन बनी थी वो आपके सामने है। किस वजह से बीजेपी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नजर आ रही थी 2014 में। यह अगला ग्राफिक आपके सामने है कि 273 सीटों पर फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, 170 की बाजी अभी बाकी है। पहले 4 चरण आज मुकम्मल हो गए हैं, 3 चरण और बचे हैं और उसमें 170 की बाजी अभी बाकी है जिस पर अभी फैसला होना है। तो 4 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 3 चरण जैसे कि मैंने बताया 170 सीटें अभी बाकी है, 373 सीटें हो चुकी हैं। तो अगले 3 चरण भी बेहद अहम और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब 24 दिन, मात्र 24 दिन बाकी है, नई सरकार का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया है। मात्र 24 दिन रह गए हैं, 3 फेज और बाकी है। इस बीच हम ये कहते चले इंडिया न्यूज की तरफ से कि आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगले 3 चरण में भी बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि ये कैंडिडेट से ज्यादा हमारे भविष्य को तय करने वाला है। 24 दिन मात्र बचे हैं और उसके बाद पता चल जाएगा 23 मई को कि कौन हमारे देश में सरकार बनाएगा। 943 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चौथे चरण में 8 राज्यों में 71 सीटों पर वोटिंग आज हुई है। कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाओं की भी खबर मिली, पर आमतौर पर मुंबई में सितारे भी देखने को मिले जो आज वोटिंग करने बाहर निकले। मगर चौथे चरण में 71 सीटों पर मतदान आज मुकम्मल हो गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते चले कि वीवीआईपी कैंडिडेट्स भी कुछ आज देखने को मिले, वीवीआईपी वोटर भी आज देखने को मिले। वीवीआईपी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, किन किन सीटों पर आज पूरे हिंदुस्तान की नजरें बनी रही। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां पे गिरिराज सिंह मैदान में थे और बहुत दिलचस्प हो गया पूरा यहां का इलेक्शन, क्योंकि कन्हैया कुमार इनके सामने कैंडिडेट थे जिन्हें मीडिया अटेंशन कहें या पब्लिक अटेंशन या यूथ अटेंशन बेहद ज्यादा मिली, जिस वजह से ये सीट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आने लगी। तनवीर हसन भी वहां से चुनावी मैदान में है। तो आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। कन्नौज उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, डिंपल यादव यहां से कैंडिडेट हैं, सुब्रत पाठक बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके सामने। कन्नौज की सीट भी सपा का गढ़ मानी जाती है, अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। और कन्नौज सीट की इंपॉर्टेंस यह है कि ये 3 चीफ मिनिस्टर्स ये सीट दे चुकी है। डिंपल यादव सुब्रत के सामने टक्कर देती नजर आई। मुंबई उत्तर मध्य की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की ये सीट है जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स आमने सामने हैं, पूनम महाजन और प्रिया दत्त कांग्रेस के लिए दावेदारी पेश करती नजर आई। और मुंबई से आज बेहद दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली, क्योंकि सितारों का टर्नआउट आज काफी देखने को मिला जब कैंपेन और वोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए लोग बाहर निकले और सितारों ने आज वोटिंग की है। मुंबई उत्तर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उर्मिला मातोंडकर यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और गोपाल शेट्टी इनके सामने बीजेपी के हैं जो इन्हें टक्कर देते नजर आए। तो ये कुछ वो सितारे हैं जिन्होंने आज अपनी किस्मत आजमाई है इलेक्शंस में और मतदाताओं ने इनके लिए फैसला कर दिया है। हालांकि अब आसनसोल की सीट की बात कर लेते हैं, जहां से आज बेहद भयानक तस्वीरें सामने आई। लोग आपस में कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। बाबुल सुप्रियो वर्सेस मुनमुन सेन, ये भी दोनों सेलिब्रिटीज हैं और दोनों प्रत्याशी हैं और आज आसनसोल से
बेहद भयानक तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से ये आसनसोल की तस्वीरें हैं, जब कार्यकर्ता टीएमसी और बीजेपी के आपस में भिड़ गए। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए और हालात बेहद टेंस हो गए थे। बीच बचाव करने के लिए फोर्सेज और पुलिस को बीच में आना पड़ा। तो ये वो सीटें थी जो आज सेलिब्रिटी या फिर स्टार पावर के साथ वीवीआईपी कैंडिडेट्स के साथ मैदान में थी। ओवर टू यू राकेश। चलिए, शुक्रिया मिशा। मिशा ने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ पिछले 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में क्या कुछ डिफरेंस रहा। चौथे चरण को लेकर आधिकारिक आंकड़ा तो अभी नहीं आया। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बार पहले के 3 चरणों की तरह उत्साह देखने को मिला नहीं है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी है, सुरेंद्र सिंह राजपूत है, डॉक्टर आर बालाशंकर है और उमाकांत जी हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मैं आपके पास आता हूं। चलिए सुरेंद्र सिंह, इस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत है। नवीन जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आई, प्रधानमंत्री के जिस बयान का जिक्र सुरेंद्र सिंह राजपूत कर रहे थे कि इतने विधायक टीएमसी के हमारे साथ हैं, ये बयान देना किसी रैली में चुनावी समय में ये ठीक है, ये शोभा देता है पीएम को? देखिए, जो सही है उसको बताने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो टीएमसी की सरकार ममता, ये धमकी वाली बात नहीं हुई। इसमें धमकी कहां से आ गया? वो धमकी समझते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी धमकी दे रही वोटरों को, ममता बनर्जी धमकी दे रही है वहां के नागरिकों को, ममता बनर्जी धमकी दे रही है देश को। वो धमकी नहीं है। मेरा कहना यह है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने पहले चरण से लेकर के चौथा चरण है, लगातार वहां पर हिंसक होती जा रही है। और वहां की पूरी सरकार, जो कि चुनाव आयोग, बेशक चुनाव आयोग केंद्र में हो, लेकिन राज्य सरकार के चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, और वो जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहां के रिटर्निंग ऑफिसर फरार हैं। दूसरा, वहां पे जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्टें दर्ज नहीं की जा रही, उनको मारा जा रहा है, इवन कैंडिडेट के घर पर जाकर के धमकी दी जा रही है, उनके घर पे तोड़फोड़ की जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार करके पेट से लटका दिया जाता है। ये सब जो चल रहा है, ये सब इस बात का, तो जो बयान है प्रधानमंत्री का, क्या उस बयान का ये मतलब नहीं निकाले कि अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहते हैं, मोदी सरकार की वापसी होती है, तो किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार गिरा देनी है? ये आप मतलब तो कुछ भी, आप सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। आधा गिलास भरा हुआ, आधा गिलास खाली, वो कैसे देखते हैं उनका नजरिया है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के विधायक भी उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर इस प्रकार का क्रूरता के तहत लोकतंत्र की हत्या की जाए। उस लोकतंत्र की हत्या के अंदर वो शामिल नहीं होना चाहते। इसका ये भी तो अर्थ निकाल सकते हैं आप कि विश्व हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जनरल इलेक्शन, और इस आम चुनाव के बीच में आप क्या कर रहे हैं? क्या मैसेज पूरे देश में दे रहे हैं? जो लोग ममता बनर्जी के मंच पे खड़े थे, चाहे वो सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, टीडीपी के हो, जिसके आम आदमी पार्टी के नेता हो, सब खड़े थे। उन सब के लिए भी ये चुनौती है। उन सब जाने कि जो उसके मंच पे खड़े उसका समर्थन कर रहे थे, आज ममता बनर्जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, देश की जनता उनको भी नकार रही है। और आम आदमी पार्टी तो इस बात का खुद बयान दिए में उनकी प्रत्याशी ने, आतिशी ने कहा है ना कि भाई आप जो है गुंडे मवालियों को वोट दे दीजिए, बदमाशों को वोट दे दीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए। जब ये आम आदमी पार्टी ये कह रही है तो उसी का तो रास्ता बता रही है तृणमूल कांग्रेस। उसकी पार्टी में वही लोग तो हैं जिस प्रकार से हत्या लोगों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। चलिए, कुछ तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की चर्चा भी आज बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जो कुछ नवीन जी ने कहा उस पर विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आज जो सितारे हैं, बॉलीवुड सितारे, वो घर से बाहर निकले, शूटिंग से उन्होंने अपना वक्त निकाला और मतदान केंद्र तक पहुंचे, वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। चुनावी सितारे कुछ चुनावी मैदान में भी हैं, जो बड़े सितारे हैं बॉलीवुड के, उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अलग अलग सितारे चुनावी मैदान में। लेकिन आज मतदान केंद्र पर आज सुबह से ही अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार पहुंचा, सचिन तेंदुलकर पहुंचे, आमिर खान पहुंचे अपनी पत्नी किरण राव के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्मकार सुभाष घई पहुंचे, अनुपम खेर पहुंचे। अनुपम खेर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो अलग अलग जो सितारे हैं वो पहुंचे हैं। और डॉक्टर आर बालाशंकर जी, ये तस्वीरें प्रेरणा भी देती हैं, इस बात को पुख्ता भी करती हैं, पूरे देश में एक संदेश भी कि आप घर से बाहर निकलिए। जब शूटिंग के बिजी शेड्यूल से सितारे वक्त निकालकर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देश के हर नागरिक को भी ये करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा सेलिब्रिटीज जो है काफी दिनों से और हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जनता को उत्साह भी दे रहे हैं। वो लगातार टेलीविजन में आके बोलता भी है कि हम तो अच्छे संख्या में वोट कास्ट करना चाहिए और सत्ता
रूट के जो है इस प्रकार का एक मौका है और जनता को एक ही मौका मिलता है 5 साल में जो है अपना राय बताने के लिए और इसका पूरा करना चाहिए। और जबकि हमने हिंदुस्तान की तस्वीर देखेगा तो हमारा वोटिंग परसेंटेज तो बहुत ही अच्छा है। जैसे विदेशों में जैसे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उधर जो है ना वोटिंग परसेंट के साथ हम इसको कंपेयर करेगा तो इंडिया का वोट परसेंटेज इज वेरी हाई। तो हमारे लिए मगर एक 100% वोटिंग होना चाहिए, इस प्रकार का एक हमने एक जुनून है हमारे मन में। इस वजह से काफी स्टेटों इसमें जैसे केरल में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, बहुत अच्छा परसेंटेज होता भी है। और मेरे को लगता है कि आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और जो है हमारा सुविधाएं बढ़ेगा, इस हिसाब से हमारा प्रजातंत्र जो है और भी मजबूत होते नजर आ रहा है। डॉक्टर उमाकांत जी, ये इन तस्वीरों पर एक कमेंट आपका, और साथ ही कम से कम अगर आप वोट नहीं करते हैं तो अगले 5 साल इस बात का तो कंप्लेन फिर आप मत करिए कि सरकार ने ये नहीं किया, आपके प्रतिनिधि ने ये काम नहीं किया, आपके हक में ये फैसले नहीं किए गए। तो इसलिए घर से बाहर तो सबको निकलना चाहिए और लगातार हम इस बात की अपील कर रहे हैं। और जितने सितारे मतदान केंद्र तक पहुंचे थे सबने बाहर निकलकर ये अपील की कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। बिल्कुल, ये हमारे देश के जो फिल्मी सितारे हैं बाकी क्षेत्रों में वो उनका क्या योगदान है ये तो वही जाने, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र का ये जो बड़ा महाउत्सव जो 5 साल में आता है और उसमें उन्होंने प्रेरित किया और अपनी उंगली दिखाई वोट डालने के बाद मतदान केंद्र पर, तो ये अच्छी बात है। कम से कम नए मतदाताओं में और जो लोग घरों में उदासीन होकर के बैठ गए हैं कि क्या करना है वोट डाल करके, लोग ये भूल जाते हैं कि देखिए ये जो हम लोग चुनते हैं असेंबली में, लोकसभा में, इनको लॉ मेकर कहा जाता है, जो कानून बनाते हैं और कानून हमारी तरक्की के लिए, हमारे समाज की तरक्की के लिए, और हम अगले 5 साल कैसा समाज बनाना चाहते हैं। हमारी जो सरकार पिछली सरकार आई थी उसने कैसा समाज बनाया और अगर दोबारा वही सरकार दोबारा आती है तो वो कैसा समाज बनाएगी। इस सारा नए समाज की जो संरचना है, जो उसकी जिसको कहते हैं ताना बाना है, जो उसका ढांचा है, जो उसकी शिक्षा है, शिक्षा नीति है, उसका किसानों की समस्याएं हैं और ये तमाम तरह के सवाल जो सामाजिक सरोकारों से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन सारे सवालों पर हमारे संसद और विधानसभा में चर्चा होती है। और हमने अगर चूंकि संसदीय प्रणाली को चुना है, हमारे पास कोई संसदीय व्यवस्था के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमने अभी इजाद नहीं की है। और आजादी के बाद जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय व्यवस्था शुरू की थी उसका उन्होंने नींव डाली थी, वही संसदीय व्यवस्था हमारी यहाँ चल रही है। लेकिन हमें बड़ा दुख है और अफसोस है कि हम लोग भी 25, 30, 32 साल से जर्नलिज्म में हैं और हम ये देख रहे हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव में या कई विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लोग वोट डालने नहीं जाते। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लोग अपने काम धाम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए नहीं, लेकिन व्यस्तता इतनी नहीं हो सकती कि मतदान केंद्र तक ना पहुंचे। जब थोड़ा सा वक्त निकालकर आप अपने 5 साल को तय कर सकते हैं, आगे आने वाले 5 साल को। फर्स्ट टाइम वोटर्स की बातचीत होती है। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, और जब बाहर निकले तो इस बात का जिक्र उन्होंने बड़ी खुशी के साथ किया कि सारा और अर्जुन जो उनके बेटे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। नवीन जी, हाँ, पर लोकसभा में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। एक कमेंट मैं नवीन जी का इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स 2014 में आपकी सरकार आई तो उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। इस बार भी फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको ये पूरा विश्वास है कि 5 साल में इतना कुछ हुआ कि फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो क्रेज 2014 में था 2019 में भी है? राकेश भाई, पहली बात तो ये कि ये पहली बार है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने ये पहली बार है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के हर सेलिब्रिटी, देश का हर वो व्यक्ति जिसका समाज में कुछ थोड़ा बहुत बड़ा स्थान है, उन सबको टैग करते हुए अपील की कि फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर बाहर निकले और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल। वो तो अलग अलग दलों पर भी उन्होंने टैग किया था सबको। बड़े दिलचस्प जवाब भी सुनने को आए थे। जवाब जो मर्जी दे, मेरा ये कहना है बड़े दिल की बात करो। देश के प्रधानमंत्री ने सभी दलों को, सभी कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को, इवन फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज को, सबको टैग करते हुए कहा कि देश के इस लोकतंत्र के उत्सव में सब निकल करके आए। 9 करोड़ से ज्यादा यूथ है जो फर्स्ट टाइम वोटर है इस लोकसभा में, 17वीं लोकसभा की जो रचना हो रही। और इसमें हर कोई चाहता है कि एक मजबूत सरकार देश के अंदर चाहता है, बार बार चुनाव नहीं चाहता।
देश के अंदर सशक्त प्रधानमंत्री चाहता निर्णय लेने की ताकत हो, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, देश पारदर्शिता में आगे बढ़े, देश ईमानदारी से आगे विपक्षी दलों की ओर से बढ़े, नवीन भी लगातार ये कहा जा रहा है साथ में आज आप दो तस्वीर दिखा रहे हो राकेश भाई। फेल्योर रहा है नहीं, आप दो का क्रेज उतना नहीं है जो 2014 मैं कह रहा हूं दो तस्वीर आप दिखा रहे हैं। आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह से कि मुंबई के अंदर हुए आज पोलिंग में कितने सेलिब्रिटी आए, सबने कहा वो सेलिब्रिटी जिसको हर कोई ना कोई ज्यादातर लोग अपना आइकॉन मानते हैं या उसके फॉलोअर भी है, वो सब आए, सबने अपील करी कि भाई देश लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हो और मतदान करिए। दूसरी तस्वीर आप दिखा रहे हैं आसनसोल की, जिसके अंदर लगातार क्रूरता की जा रही है, कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, मतदान के बाद बम फेंके जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं वहां पर। ऐसी स्थिति के अंदर क्या दिखा रहे हैं हम? कैसा भारत चाहते हैं? ऐसा भारत चाहते हैं जिसके अंदर सब लोग निकल करके आए साथ में लेकर के आगे चले बढ़ाने के लिए, या ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें मतदान भी ना करने दिया जाए? मैं यही कह रहा हूं बार बार, देश की जनता इस बात का निर्णय कर चुकी है, एक मजबूत सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए, देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, देश की सीमाएं सुरक्षित रख सके, किसानों का कल्याण हो सके, विकास के काम तेजी से बढ़ सके, जो विकास की बयार चली उसको और आगे बढ़ाया जा सके। उसके अंदर मोदी सरकार के अलावा दूसरा कोई नाम आता ही नहीं, वरना बता दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के समय में बहुत बेहतर है, राकेश भाई, आज के समय में कोई व्यक्ति अपने घर की नाली ठीक कराने के लिए वोट नहीं डाला। कोई ये भी नहीं कह रहा कि मेरे घर का आके लट्टू बदल दीजिए, वो कह रहा है मैं देश का मैं प्रधानमंत्री चुनने जा रहा हूं, और प्रधानमंत्री चुनने के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा व्यक्ति हो तो उसको भी चुना जा सकता है, उसका नाम तो पता चले। ठीक है, चलिए बस यहाँ पर एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।